नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2014 के आम चुनाव में जिस मोदी लहर ने बीजेपी को प्रचंड विजय दिलाई थी, वो लहर आज यानी 5 साल बाद भी मोदी विरोधियों को डरा रही है। जिस तरह से कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ मची हुई है, उससे तो यही लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, राहुल गांधी की कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वालों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को ही सोनिया गांधी के करीबी नेता टॉम वडक्कन को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। त्रिपुरा में भगवा फहराने वाली बीजेपी केरल के वाम किले को भी ध्वस्त करने की रणनीति पर चल रही है और टॉम वडक्कन को पार्टी में शामिल कराना बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी की नजर केरल की 20 लोकसभा सीटों पर पिछले कई महीनों से है, जिसके लिए वो सबरीमाला मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाकर पहले ही सियासी जमीन तैयार कर चुकी है। इस मुद्दे पर पिछड़ने वाली कांग्रेस अब अपने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बचा पा रही है। करीब 20 साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले टॉम वडक्कन ने अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो उन्होंने इसके पीछे बड़ी वजह भी बताई है। टॉम वडक्कन ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, जिससे मैं दुखी हुआ। मैंने कांग्रेस को 20 साल सेवा दी, लेकिन वहां यूज एंड थ्रो की नीति है, मेरे पास विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने सेना और पुलवामा हमले पर सवाल उठाए, देश के खिलाफ रुख अपनाया, जिससे मैं आहत हूं। टॉम वडक्कन यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के करीबी तो रहे ही हैं, वो पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। टॉम वडक्कन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। इसके अलावा वडक्कन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, एआईसीसी शिकायत निवारण समिति के प्रमुख और फिल्म प्रमाणन ट्रिब्यूनल के अपीलीय सदस्य भी रह चुके हैं। केरल में उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में वडक्कन के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इधर बीजेपी के लिए दक्षिण में पैर मजबूत करने में ये कदम मददगार साबित होगा। आपको बता दें, 2014 में हुए आम चुनाव में केरल की 20 लोकसभा सीटों में 12 पर कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि वामदल गठबंधन के पास 8 सीटें हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आम चुनाव में बीजेपी को भले ही सीटें ना मिली हो, लेकिन उसने 10% से भी ज्यादा वोट हासिल किया था, जिसे बढ़ाने के लिए वो इस बार और जोर लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस की ओर से सबूत मांगे जाने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के सबूत मांगे जाने पर पीएम मोदी ने भी जोरदार जवाब दिया था। तय कहना चाहता हूं कि आज के दिन जो स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक का रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया, ये जनता को बताना चाहिए, इसके चित्र सामने आने चाहिए। और कल तो एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि हम तो टारगेट में जाते हैं। टारगेट का मतलब हुआ जो टारगेट उन्हें बताया जाता है डिग्रीज में, जीपीएस में जो टारगेट बताया जाता है, वो कहते हैं उसी जीपीएस में हमने किया है। वहाँ क्या था, क्या नहीं था, क्या हुआ, उससे मतलब नहीं हमें। लेकिन सर, आतंकी हमले को दुर्घटना कहना आप मानते हैं गलत है? अब मैं नहीं जानता कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। इतना ही कह सकता हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं है। सवाल या निशान उठ रहे हैं किस बात की? इस तरह की कार्रवाई मुझे नहीं, मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा, सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। दुनिया में कहां किससे कैसे बात करनी है और उसका परिणाम क्या होता है, इसको देश आज अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कैसे भारत को सम्मान के साथ बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई। 50 साल बाद ये हुआ है भाइयों बहनों। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको आनंद होता है कि नहीं होता है?
आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? साथियों, इन 50 सालों में ज्यादातर समय देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार रही है। क्यों वो भारत की बुलंद आवाज दुनिया के ऐसे मंचों पर नहीं रख पाए? क्या इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तो उनके सम्मान में भोजन था। तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या? मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी। 2 लाख कर दिया, 2 लाख। दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही। मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं। ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी तो कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा किस बात का? बोले सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई। मैं इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं भाइयों बहनों। साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण है। लेकिन ये इसका भी उदाहरण है कि पहले कांग्रेस और उसके साथियों ने किस तरह से देश चलाया है। वोट लेकर के भूल जाने वाले ऐसे लोगों को अब भली भांति देश पहचान गया है। पहचान गए हो कि नहीं हो? अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय
और कोई काम नहीं बचा है। मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, आप चीजों को बारीकी से देखिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या चल रहा है आजकल? साथियों, वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। आप मुझे बताइए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो। मेरी प्राथमिकता है आतंकवाद खत्म करो। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो। मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं आओ हम सब एक होकर भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं कि आओ हम सब मिलकर देश के नौजवानों के लिए नए अवसर बनाएं, उनके सपने पूरे करें, इसके लिए काम करें। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें। मैं कहता हूं आओ सब मिलकर के देश में कुपोषण को खत्म करें, गंदगी को खत्म करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियत का फर्क है। साथियों, अपने देश को विश्व में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, बिहार के लोग, देश के लोग इतने जागरूक हैं कि इनकी सारी बातें एक के बाद एक देश के सामने अब आ चुकी है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि इन्हें एक बार फिर सजा देंगे, उनकी गलतियों का एहसास कराएंगे। ये अपनी राजनीति करते रहे, हम देश के विकास के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ेंगे।